नमस्कार, 4 PM देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। लगभग 2 हफ्ते पहले देश के अंदर 3 नए कानून, आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, लेकिन इन कानूनों को लेकर के लगातार विरोध जारी है। चाहे विपक्षी दल हो, सोशल सोसाइटीज, सिविल सोसाइटीज और तमाम वकीलों की एक लंबी फहरिस्त है जो लगातार इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। अब इसी कड़ी में आज जिला बार एसोसिएशन ने दिल्ली के तमाम जिला कोर्ट में आज पूरी तरीके से जो काम है जो पूरी तरीके से काम का बॉयकॉट किया। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार आनन-फानन में लागू किए इन 3 कानूनों का इतना विरोध क्यों है? और क्या आने वाले समय में संसद के अंदर इन कानूनों पर फिर से बातचीत हो सकती है? बेहतर तरीके से क्या चर्चा हो करके इन कानूनों को लागू किया जा सकता है? इस पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मलिक जी जुड़ेंगे, जो हमें पूरी तरीके से बताएँगे कि आखिरकार इन कानूनों का विरोध देश के अंदर क्यों किया जा रहा है। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका बलराज जी। किस तरीके से सर आप देखते हैं कि आज दिल्ली के अंदर तमाम जिला बार एसोसिएशन के जो वकील हैं, उन्होंने पूरी तरीके से आज काम का बॉयकॉट किया। 3 कानूनों का वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आप कैसे सर इन कानूनों को देखते हैं? देखिए, ये कानून चोरी चकारी से पास किए हुए कानून हैं और ये देश के कानून नहीं है, क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में नहीं था और देश का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे महत्वपूर्ण कानून, जिन कानूनों के बारे में ये कहा गया कि अंग्रेज़ों की गुलामी के प्रतीक को हमने हटाना है और देश की सभ्यता संस्कृति के हिसाब से लोगों को नए कानून देने हैं। जबकि नारा और ये बात में तो कोई दम नहीं। सीआरपीसी तो 1973 में बनी थी और इन नए कानूनों में भी 90% से भी ज़्यादा चीज़ें वही पुराने कानून की बातें हैं। इसका मतलब वो कानून जो थे, अब वो कोई अंग्रेज़ों के कानून नहीं बचे थे, वो इसी देश के कानून थे। इतने सालों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन कर के जो कानूनों में खामियां थी, जो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से जो कानून गलत थे, उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी अहम फैसले दिए हैं और नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए भी अहम फैसले सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के आते रहे, जिनकी वजह से काफ़ी सिस्टम में अपने आप चेंज भी होता रहा। मगर ये इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, इसके पीछे कारण क्या था? ये कोई इतिहास में नाम लिखाने का कारण था या कोई हिंदी थोपने का कारण था या कोई जानबूझ के अलग से ड्रामा करने का था? इसके पीछे एक बात ज़रूर है, मंशा ज़रूर है कि ये चोरी-चकारी से आदमी तभी कोई काम करता है, जब उसको कोई हुँ, भय हो और वो उसका हिडन एजेंडा हो। अगर ये देश जी। के कानून थे, देश के हित में बनाने थे, तो पूरी पार्लियामेंट को शामिल करके इनको बनाना था। 150 के हुँ, करीब एमपी को बर्खास्त करके पीछे से चोरी-चकारी से, जैसे किसान कानून पास किए थे, इस तरह के महत्वपूर्ण कानून पास आप नहीं कर सकते। ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है और ये वकीलों की स्ट्राइक नहीं, मैं इसको कहूँगा। ये देश की आवाज़ को मुखर करने के लिए है। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्राइक के बारे में जो दिया हुआ है अलग-अलग जजमेंट्स के अंदर, कि स्ट्राइक करना ठीक नहीं है, वकीलों का नहीं है एक तरह से, क्योंकि कोर्ट के ऑफिसर्स हैं और स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए, लोगों को इसमें दिक्कत आती है। हम यह कहेंगे, अब ये पूरा का पूरा देश के लोगों के फंडामेंटल राइट्स और उनकी लिबर्टी और डिग्निटी का प्रश्न है। इस वजह से इस वक़्त अगर वकील आवाज़ नहीं उठाएँगे, तो देश में उनकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी है कि वो कानून को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को समझते हैं। इसलिए अगर देश की पॉलिटिक्स इतनी घटिया हो जाए, जहाँ 150 या 200 या उससे कम ज़्यादा एमपीओ को बाहर निकाल के कोई भी सरकार ऐसा काम करे, कोई भी पार्लियामेंट ऐसा काम करे, इसको इस देश के वकील बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी तरीके से पास किए हुए कानून है। अदरवाइज़ तो वैसे तो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लेना चाहिए था कि 150 एमपीओ को बाहर निकाल के कोई कानून इस देश में पास नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह चुकी है, जल्दबाजी में पास किए हुए कानून हमारे को बहुत दिक्कत आती है और इस कानूनों में भी करोड़ों घंटे वेस्ट होंगे पूरे देश के, लॉ स्टूडेंट के, टीचर्स के, हुँ। जजेस के, प्रोफेसर के, और कितना समय बर्बाद होगा। वो कुछ घंटे, कुछ दिन वहाँ बहस हो जाती, सबके अच्छे मुद्दे, और बार काउंसिल, बार एसोसिएशन को इसमें शामिल कर लिया जाता, तो ये तकलीफ नहीं होती देश को। ये इस तरह से कोई भी पार्लियामेंट में जो ये काम हुआ, ये कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट है। कंटेम्प्ट किया उन लोगों ने इस तरह से जल्दबाजी में और इस तरह चोरी चकारी से पास करे कानून को। और जल्दबाजी में गड़बड़ क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने भी एक बार जल्दबाजी में कह दिया कानून बहुत अच्छे हैं। कोई मीटिंग में बुला लिया उनको सरकार ने,
या लॉ मिनिस्ट्री जी ने, और वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। वो स्टेटमेंट जल्दबाजी की थी, जल्दबाजी में दी गई, अनवांटेड थी। ऐसी स्टेटमेंट चीफ जस्टिस के मुंह से आनी ही नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि नए कानून के बारे में इमीडिएटली कोई चीफ जस्टिस बयान दे, दैट इज रॉन्ग। वो ऐसा हम्म ठीक नहीं उनके मुखर से। तब उन्होंने विरोध, पता चला एडवोकेट्स विरोध कर रहे हैं, हम लोगों ने इस बात, बहुत सारे वकीलों ने बात की, हम भी उसमें से एक हैं। तो अब चीफ जस्टिस से दोबारा पत्रकारों ने पूछा क्या कहना है आपका कानून का। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे सामने तो केस है और हमें तो इस पे व्याख्या करनी है इस कानून के बारे में, हमारा स्टेटमेंट देना ठीक नहीं। इस बार उन्होंने समझदारी की बात दिखाई। ठीक है, लेकिन बलराज जी आप काफ़ी खामियाँ इस तमाम नए कानून में बता रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार इसी तरीके का पक्ष रख रही है कि इस कानून के तहत अब न्याय होगा। जिस तरीके से कानून व्यवस्था के चलते पीड़ितों का ही ट्रायल होता था, तमाम ये चीज़ें जो है खत्म हो जाएगी और अब देश का पूरी तरीके से भारतीयकरण है, जो अंग्रेज़ों का कानून था वो खत्म हो जाएगा, हमारे देश का खुद का कानून होगा। गर्व से हमें इस चीज़ को लेना चाहिए। देखिए, भारत का कानून आंख के बदले में आंख नहीं है, हुँ, टांग के बदले में टांग नहीं है, जान के बदले में जान नहीं है। हमारे यहाँ जी, सुधारात्मक कानून है, जेलों का नाम भी सुधार गृह है। मगर इन कानूनों में जो लोगों को लंबे समय तक जेल में रखने का प्रोविजन किया है, लोगों के हुँ, फंडामेंटल राइट, लाइफ एंड लिबर्टी, कितने गरीब लोग हैं जिनकी सिफारिश नहीं है, कितने बदमाश लोग ब्यूरोक्रेसी में बैठे हो सकते हैं या पॉलिटिक्स में हैं, रिवेंजफुल पॉलिटिक्स जो देश में हो रही है या होती हुई दिखाई देती है बहुत बार। ऐसे लोगों के हाथ में हम क्यों जी। हथियार पकड़ाएं? यही बंदर के हाथों में उस तरह हम कैसे पकड़ा दें कि इस देश के आम आदमी की गर्दन उतारी जा सके। इसलिए वकील इस वक्त बिल्कुल जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसको हम स्ट्राइक नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सही समय पे, जब सारे देश में देख लिया कि पॉलिटिकल लोग कितना इसमें काम कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने कानून पास किया उनको कोई ज्ञान नहीं, उनको संविधान का भी ज्ञान नहीं। वो संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, नए कानून बनाते हैं। कितने लोग हैं जिनको संविधान का ज्ञान है? कितनी पॉलिटिकल पार्टी संविधान का ज्ञान देती है इन एमपीओ को? पार्लियामेंट अपने मेंबरों को कितना ज्ञान देती है संविधान का, लोगों के फंडामेंटल राइट का? इस देश में सुप्रीम है सबसे ज्यादा प्रियम्बल, उसके सर बाद फंडामेंटल लगातार राइट। बिल्कुल, लगातार ये बात कही जा रही है कि देखिए कानून प्रक्रिया तेज हो जाएगी, पूरी तरीके से पारदर्शिता, अब तारीख पे तारीख जो कानून का एक सबसे बड़ा लचीलापन है, उसमें खामी है कि तारीख पे तारीख दी जाती है। इन तमाम चीज़ों की काट है ये नए 3 कानून। जिस कानून को बनाने में पारदर्शिता नहीं हुई, उसमें क्या खाक पारदर्शिता की बात करेंगे ये लोग? ये पारदर्शी होते, जो चीज चोरी चकारी से जितना नंगा नाच हुआ है, डेमोक्रेसी की हत्या हुई है पार्लियामेंट के अंदर, और उसमें दोषी तो इस देश में वो पार्लियामेंट के स्पीकर और सभापति हैं, जिन्होंने कंटेम्प्ट की जी, है इस देश में, कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट। वो दोषी हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर फेंक देना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए, वहां पार्लियामेंटेरियन को उनको हटाना चाहिए। वो पार्लियामेंटेरियन भी दोषी हैं। उन्होंने कहा नहीं 150 आदमी बाहर हैं, वो 150 आदमी नहीं थे, वो 150 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता थी इस देश की, जिनको चुत मार के बाहर किया गया और उनकी कोई सलाह मशवरा नहीं लिया गया कानून बनाने में। बिल्कुल सर, जिस तरीके से जी। रूलिंग पार्टी लगातार पिछले कई समय में हमने देखा है कि एक के बाद एक कानून को जो है इसी तरीके से लागू किया गया है, बिना चर्चा के, बिना एक डिबेट के। आपको इसके पीछे क्या मंशा लगती है कि जो कानून के रखवाले हैं, जो कानून के जानकार हैं, उनकी ही सलाह नहीं ली जाती? तमाम विपक्षी दल के बड़े-बड़े एमपीज़ को जो है पूरी तरीके से निलंबित कर दिया जाता है। क्या मंशा आपको इसके पीछे लगती है? इसके पीछे मंशा है जो लोग सत्ता में हैं। पहली बात तो जो रूलिंग पार्टी है ये शपथ, क्योंकि रूलिंग पार्टी का कोई जिक्र नहीं है पार्लियामेंट उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमने शपथ ढूंढ लिया है, जैसे राजा राज करते थे, शासन करते थे शासक, इसीलिए ये रूल और रूलिंग शब्द वहीं से आया है। दिस इज नॉनसेंस हुँ, नाउअडेज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। अब देश में कोई रूल वूल नहीं है, कोई रूल जो रूलिंग पार्टी नहीं है। यहाँ कोई पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है इस देश में एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। ये लोगों के पास जो मेजोरिटी होती है या जो सेशन का पार्लियामेंट का जो लीडर होता है, हाउस का जो लीडर होता है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है हुँ, और उसको प्राइम मिनिस्टर बना के उसको एक कैबिनेट चुननी होती है। अकेले प्राइम जी, मिनिस्टर की कोई पावर नहीं। अगर अकेला प्राइम मिनिस्टर सारी पावर खुद रखता है तो वो भी बदमाशी है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, क्योंकि जी। हमारे यहाँ एक आदमी का कोई महत्व नहीं है। एक आदमी के हाथ में कोई तलवार नहीं दे सकता है, देश ना दी हुई है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को, उसके मोरालिटी को बहुत बार भंग किया गया है। और ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन में व्यवस्था की बात है कि जो लोग अब इस वक्त मेजोरिटी में है, जिनके हाथ में देश की व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाने के लिए बनाई है,
और देश के लोगों का प्रियम्बल के हिसाब से देश को उस मंजिल तक पहुंचाना है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करते हुए। सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ करते हुए देश में रिजल्ट ये आना चाहिए कि देश का भाईचारा बढ़ना चाहिए। तो देश में जी भाईचारा बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? देश के लोग ही ये नेता लोग ही वो शब्द यूज कर रहे हैं। अगर आज के ये नए कानून के हिसाब से भी देखें और टेररिस्ट और टेररिज्म की भाषा देखें, तो सबसे बड़े टेररिस्ट तो ये पॉलिटिकल नेता हैं काफी लोग, जो अपने मुंह से इस देश के जनता को जाति, धर्म, संप्रदाय और अगड़े पिछड़े कई तरह के लोगों जहर भर भर के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो यूनिटी और इंटीग्रिटी के जो खिलाफ काम करता है वो आतंकवादी, उसकी परिभाषा है देश के कानून। बिल्कुल सर, एक सवाल यहाँ पर, जो लोग इस कानून की खिलाफत कर रहे हैं उनके बारे में ये तर्क दिया जा रहा है कि वो नए कानून से डरते हैं क्योंकि उन्हें नए कानून पढ़ने पड़ेंगे, नए कानून के हिसाब से केसेस लड़ने पड़ेंगे, वो वक्त नहीं लगाना चाहते, रिसर्च नहीं करना चाहते, तमाम इस तरीके की मेहनत से बचना चाहते हैं, इसीलिए नहीं नए कानून की खिलाफत कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये बकवास है, बचकानी है। जिस तरह की नॉनसेंस कोई बात करता हूँ, पागल आदमी तरह की बात। नंबर बदल के, हाईवे के नंबर बदल के क्या निकालोगे देश में? रेल के जी नंबर बदल के क्या निकाल? नए स्टेशन बनाओ, नए रेल चलाओ, से तो कुछ नया कानून तुमने जो बनाया, जितनी धाराएं बनाई, उन्हीं धाराओं में वो एडजस्ट होती है। 90-95% वही चीजें हैं, तो उनके नंबर बदल होगा। यू आर डिस्टर्बिंग। आप अपने घर का सामान इधर उधर रख के क्या करोगे? सिर्फ रोज कमरे में सामान बदलोगे कि नया घर बन गया है? नॉनसेंस, सारा परिवार डिस्टर्ब रहेगा। इससे पागलपन, पागलपंथी का कोई बयान नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी बयान देता है, उनको सबसे पहले उनका इलाज करवाना चाहिए उन लोगों का, सबका। और मैं एक और कहना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो अथॉरिटीज या जो जजमेंट के जरिए कहा है कि स्ट्राइक वकील नहीं कर सकते, दिस इज नॉट स्ट्राइक। इससे महत्वपूर्ण कुछ हो नहीं सकता। वकीलों को इससे पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी जजमेंट्स में या उसको इंटरप्रिटेशन दोबारा करनी पड़ेगी। ब्लैंकेट बैन लगाना वकीलों के स्ट्राइक पे, तो इस देश की डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी, इस देश में ट्रांसपेरेंसी की हत्या हो जाएगी, डिक्टेटरशिप और बढ़ेगी। जब इमरजेंसी के अंदर सारे जज चुप हो गए थे, गूंगे हो गए थे, बोने साबित हुए थे, बोल नहीं पाए थे, नपुंसकता आ गई थी पूरी जुडिशरी के अंदर, उस वक्त वकीलों की जी अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज अपने हिडन एजेंडे से या किसी डर के मारे चुप हो जाए और इस देश के वकीलों को भी कह दें कि तुम भी स्ट्राइक नहीं करो, दैट इज नॉट गुड फॉर द कंट्री, दैट इज रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। बलराज जी, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस बार जो चुनावी रिजल्ट रहे वो पूरी तरीके से उम्मीद के परे रहे। क्या लगता है आपको, इस बार विपक्ष काफी मजबूत नजर आ रहा है, और जिस तरीके का अब स्पेशल सेशन रहा, आपको क्या लगता है आने वाले दिन में क्या जो सदन के अंदर इस कानून को लेकर के आपको लगता है कि काफी मजबूत स्थिति में अपनी आवाज उठा सकता है विपक्ष, और साथ ही क्या देश के वरिष्ठ वकील इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करेंगे कि इन कानून के खिलाफ में? हाँ, बिल्कुल, पहले ही केस पेंडिंग है, कुछ और वकील लोग भी इसमें डालेंगे, देश की जनता भी डाल रही है केस इन कानूनों के खिलाफ। और ये कानून पे स्टे होना चाहिए, इसके लिए चमड़े के सिक्के साबित होंगे। ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। इस देश में कानून और अच्छे बनाने की जरूरत है, ताकि दोनों पक्षों को देखा जाए, अपराधी अपराध क्यों कर रहा है और जिसके खिलाफ अपराध हो रहा है उसके खिलाफ अपराध क्यों हुआ है। बहुत सारे ऐसे कारण थे जिस पर डिस्कशन, डिबेट होकर इस कानूनों को बहुत एक जीवंत वो एक डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता था, जो मौका गवा दिया पार्लियामेंट ने, जल्दबाजी ने। या किन्हीं ये शासक लोग ऐसे करते हैं, शासक मानसिकता के लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि अपनी राजशाही में कुछ भी सिक्के चला देते थे, कुछ भी इसका सिर कलम कर दो, इसको पकड़ दो, उसको ये कर दो, मतलब अपने गिरेबान में झाके बगैर। इसलिए इस देश में शासक वासक कोई नहीं है, एक आदमी का कोई रूल नहीं है, रूल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ संविधान के हिसाब से मानवीय व्यवस्था की बात है, उस व्यवस्था में तो पोस्ट बेशक प्राइम मिनिस्टर की एक हो, चीफ मिनिस्टर की एक हो, मगर ये ना मालिक, ना ये बॉस है, ना ये रूलर है, ये एक प्यादे हैं, देश की जनता के मुखौटे हैं। और देश की जनता तो मुखौटों को इन्होंने लात मार के बाहर भगाया है, तो वो 150 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को एक तरह से इन्होंने इग्नोर किया है। ऐसा कानून ये बर्दाश्त कर सकता, और ये इलीगल है, गैर कानूनी कानून है। ये जितना अच्छा हो इसको स्टे होके और इसको रद्दी की टोकरी में फेंक के दोबारा डिस्कशन, डिबेट होकर एक अच्छा कानून आए, जिसमें वकीलों की संस्थाओं से, जाने माने वकीलों से, बार काउंसिलों से और स्टेक होल्डर से, एनजीओ से, एक्टिविस्ट से, सबसे सलाह लें
ये पार्लियामेंट में बैठे हुए हाथ खड़े करके मौन धारण करके बोलने की हिम्मत नहीं, ज्यादातर की तालियां पीटने का काम करते हैं। जैसे कोई म्यूजिक पार्टी में तालियां पीटने का काम करते हैं, कोई एक बोलता है बाकी ताली पीटते हैं। ज्यादातर को ना ज्ञान है कॉन्स्टिट्यूशन का, ना देश के कानूनों का ज्ञान है, ना इस देश का जूरिस्प्रूडेंस क्या होना चाहिए, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस होना क्या चाहिए। हमारा देश यहाँ आंख के बदले में आंख वाला नहीं है, हमारा सुधारात्मक है। कोई बच्चा गलती करे वो कैसे सुधर के वापस नागरिक बने, जिसको घर परिवार या शिक्षा या व्यवस्था मानव बनने में हेल्प नहीं कर पाई, न्यायिक व्यवस्था उसकी कैसे हेल्प कर सकती है, न्यायालय और सुधार करे उसमें कैसे अपना रोल अदा कर सकते हैं। हमें अपने सब नागरिकों में एक अच्छी मानवता दिखाई दे, वो स्थापित हो। इस कानून का असली मायने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का किसी को फांसी लटकाना, किसी को सजा देना, ये कोई कानून का मतलब नहीं है। ये तो कोई भी बेवकूफ से बेवकूफ सोच सकता है, इसने एक थप्पड़ मारा मैं भी एक थप्पड़ मार दूं, वो इलाज नहीं है, जी वो इलाज नहीं है। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इस देश की लाइफ एंड लिबर्टी है, जान है। और इस कैसे इस देश में भाईचारा स्थापित हो, वो लोगों को जेलों में डाल के नहीं होगा, लोगों को प्यार दुलार से समझा के होगा। और वो दो भाइयों का झगड़ा है तो निपटा के भाईचारा स्थापित करना होगा, दो समुदाय के बीच में कटुता मिटा के दो समुदाय में सौहार्द पैदा करना होगा। दो गांव के बीच में झगड़ा है, दो शहरों के बीच में झगड़ा है, वो झगड़े निपटा के भाईचारा सामाजिकता बढ़ानी है। यही क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का मकसद है और यही होना चाहिए, उसी के अनुरूप कानून होने चाहिए, क्योंकि ये कानून कतई नहीं है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बलराज जी जुड़ने के लिए। इस अहम मुद्दे पर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बातचीत को रखा। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील थे बलराज जी, हमारे साथ में जुड़े थे कि बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो 3 कानून आनन-फानन में लागू किए गए हैं, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी विचार-विमर्श के, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है और साफ तौर से देखा जा सकता है कि सरकार की सिर्फ एक ही मंशा है कि वो कानून को थोप कर करके देश के अंदर एक तरीके की ऐसी व्यवस्था पैदा करना चाहती है जिससे तमाम लोगों के कहीं न कहीं अधिकारों का हनन होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है क्या नए सदन के अंदर तमाम इन बड़े मुद्दों पर चर्चा होगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।